बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों के उठाए गए सवालात को हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हर नई जो स्पेशलिटी होती है या नए उठाए गए आपके सवालात होते हैं या बीमारी कोई ऐसी होती है जो लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को बुला के आपके वही सवालात, वही राय, वही कमेंट्स जो आपने किए होते हैं किसी बीमारी के मुतलका, उसको अपने एक्सपर्ट के सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सवालात आपको आसान अल्फाज में ट्रांसलेट करके इस तरह आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता हो कि अगर आपकी बीमारी कोई किसी भी लेवल के ऊपर जाती है तो आपने कौन सी स्पेशलिटी में जाना होता है और किस स्पेशलिटी का क्या क्राइटेरिया है और कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। आज का जो हम प्रोग्राम करेंगे, इस पर हम बात करेंगे कि वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर जो सर्जरी है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसकी अंडर सुपरविजन ट्रीट होती हैं और कहाँ कहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत होती है, कहाँ पे इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है। वो मेडिकेटेड अगर तरीका इलाज है तो वो कितना लंबा होता है और किस तरह किया जाता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो किस तरह की होती है। फिर जो वेन्स होती हैं उसमें गुच्छे बन जाना, उनके रंगों का चेंज हो जाना, या अक्सर पेशेंट को हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि उनकी लेग्स के ऊपर से अगर कपड़ा हटाएं या उनके बाजुओं को देखें या सम टाइम पेट के इर्द गिर्द भी हम देखते हैं मोटी मोटी वेन्स के गुच्छे या लड़ियां बनी हुई आपको नजर आती हैं। ये क्या होती हैं, इनको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है, इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सबी नौफल, जो कि कंसल्टेंट वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जन हैं और फिर जो अमेरिकन वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर क्लिनिक है उसका भी हिस्सा है और लाहौर में इनकी प्रैक्टिस डिफरेंट जगह पे है। सर से हम बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। हमने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जब भी आपसे रिक्वेस्ट की और आपसे हमने टाइम लेने में कामयाब भी हो गए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा सर, वेस्कुलर सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो लोगों के माइंड में आता है कि शायद ये सिर्फ आर्टरीज की या वेन्स की सर्जरी का नाम ही वेस्कुलर सर्जरी, तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली इसका क्राइटेरिया एक तरह से ये बहुत गलत नहीं है, आर्टरीज और वेन्स की सर्जरी। सर, लेकिन इसमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ओवरलैपिंग एरियाज भी हैं ठीक। और उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जो दिल के अंदर की खून की शरियानें हैं ठीक। उनका ट्रीटमेंट हम नहीं करते, वो कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। और जो दिमाग के अंदर की खून की शरियानें हैं उनका इलाज न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन करते हैं। ठीक। ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी जिस्म के हिस्सों में जितनी भी पैदा होने वाली बीमारियां हैं जो खून की रगों से एसोसिएटेड है, बेशक आर्टरीज हों या वेन्स हों, उनका ट्रीटमेंट वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर टेक्निक से किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि अक्सर लोगों की लेग्स में या उनके बाजुओं में, बाजू के नीचे वाले हिस्से में या पेट की साइड्स के ऊपर हम देखते हैं गुच्छा नुमा वेन्स या आर्टरीज नजर आती हैं मोटी जी मोटी। बिल्कुल। इसकी क्या वजूहत होती हैं? देखें, अभी आपने ना चार पांच अल्फाज में चार पांच बीमारियों के नाम ले लिए। ठीक है, तो ये हर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से में इट्स ए डिफरेंट डिजीज, सर, मुख्तलिफ बीमारी है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ऑब्वियसली वो टांगों की है। ठीक है। ठीक है, टांगों वाली हमारे ऐसे तमाम लोग जो ज़्यादा देर खड़ा रहने वाला काम करते हैं, इसमें टीचर्स आ गए, शॉपकीपर्स आ गए, सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए, फौजी आ गए, मतलब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम बेल्ट होती फोर्स है। ज्यादा इसमें आती है। जी बिल्कुल। ठीक। तो उसके अंदर ये टांगों से साथ एसोसिएटेड जो बीमारी है जो मोस्ट कॉमन है उसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। सर, बस लेकिन दैट्स नॉट द ओनली डिजीज़, इसके अलावा भी कुछ बीमारियां हैं टांग के अंदर भी। और फिर जब आपने पेट का मेंशन किया, वो एक वंस अगेन काफ़ी ओवरलैपिंग फील्ड में आ जाती है। वो कुछ जिगर की बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं वेरी कॉमनली। और उसके अलावा जो मेन पेट के अंदर की खून की रगें हैं उनकी भी आइसोलेटेड बीमारी हो सकती है। और इसी तरह जब बाजुओं की बात है तो बाजू में भी वंस अगेन एक डिफरेंट कंडीशंस में इस तरह की गुच्छों वाली होती है। मोस्ट कॉमनली गहरी रगों का, बाजू की गहरी रगों की एक बीमारी के अंदर ये गुच्छे बाजू पे नज़र आना शुरू होते हैं। ठीक हो।
अच्छा सर, अगर टांगों की बात हम कर लें तो कहा ये जाता है कि एक दिल तो इंसान का ऊपर होता है और दूसरा जो है ना वो अंडर आपका नी जॉइंट जो होता है। जी बिल्कुल तो ऐसा क्या ही ये है। हकीकत है? ये 200% सच्ची बात है। ठीक है। बेसिकली जो आपका छाती के अंदर दिल है वो जोर लगा के खून को दूर भेज रहा है। ठीक है। उसको वापस बुलाने के लिए कोई ऐसा अपरेटस नहीं है चेस्ट में जो उसको जो उसको खींच खींच के सके। वापस ला सके। ठीक है। तो इस वजह से टांगें जो कि हम लोग अपराइट अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट टांगों से ऊपर जाना होता है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया है आपके टांग के दोनों साइड पे नी जॉइंट के नीचे जो मसल्स हैं, जब भी हम चलते हैं वॉक करते हैं वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उस कंट्रैक्शन से ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि वेन से पुश होकर ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और खून की वापसी आसान हो जाती है उस तरीके से। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सोलियस मसल एक पाया जाता है टांग के नीचे, जी। तो जिसको आप हार्ट ऑफ द काफ्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर फिजिकल एक्टिविटी हम्म। कितना आपको इम्प्रूव करती है वेस्कुलर डिजीज से बचाने में? बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली। ठीक है। मतलब वन थिंग अक्सर औकात मैं अपने पेशेंट्स को एंड ऑफ कंसल्टेशन में कह रहा होता हूँ कि देखें दवाई तो मैंने लिख देनी है, ऑपरेशन भी रिक्वायर्ड हुआ तो कर ले रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछे ना कि आप क्या कर सकते हैं अपनी बीमारी को आसान करने के लिए, तो वो रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, और बहुत सारे मरीजों को प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम भी देना पड़ता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजना पड़ता है। तो इसमें जो आपकी दोनों तरह की रगें हैं ना, आर्टरीज और वेन्स, उन दोनों किस्म की बीमारियों के अंदर एक्सरसाइज एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करता है। और आर्टरीज की बीमारी में आपकी मेन शरियानें बेशक बंद हो जाती हैं। जो पेशेंट एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं उनके अंदर मेन शरियानें भी बंद हो जाएं या डैमेज हो जाएं तो उनको अक्सर औकात इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम महसूस भी नहीं होता। ठीक है। बॉडी इतनी अच्छी रिकवर कर पाती है। फिर इसी तरह जो वेन्स वाली डिजीज़ है वो जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं उनके अंदर ज़ाहिर है ये डिज़ीज़ कम देखी जाती हैं। और सेकेंडली अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी हो और वो वेन्स की बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ और वो उसके साथ एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर रहा है, तो देखा ये गया है कि उनको उस बीमारी की वजह से तकलीफ बहुत कम होती है। ठीक है। तो हर लिहाज से ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट है पेशेंट की लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए। यानी अगर वो लाइफ मॉडिफिकेशन करता है, हेल्दी डाइट हैबिट्स रखता है, फिजिकल बिल्कुल एक्टिविटी रखता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये उसके लिए फायदेमंद है। अच्छा सर, जैसे कि हम ये देखते हैं कि स्कोप ऑफ वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी एंड मॉडर्न मेडिसिन, तो इसकी अगर मॉडर्न मेडिसिन और बाकी चीज़ों को देखें तो वो क्या हो सकती है? देखिए मॉडर्न मेडिसिन को हम डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, सर। लेकिन मैं आपको इसको एक ज़रा थोड़ा सा कंपैरेटिव टर्म्स में मैं बताऊँ ना कि जो वेस्कुलर सर्जरी 1960 में वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही थी उसने पाकिस्तान में 2000, 2005, 2010 में अपने पहले पहले कदम लेना शुरू किए। ठीक। तो पाकिस्तान वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जरी के लिहाज से उस वक़्त डेवलप दुनिया से 30-40 साल पीछे था। ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर टेक फॉरवर्ड करें तो एंडोवेस्कुलर सर्जरी जो कट के बगैर वाली वेस्कुलर सर्जरी है उसने पूरी दुनिया के अंदर इस फील्ड को, जिसको कहते हैं ना, ड्रामेटिकली सारा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो यस, हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ साल पीछे ही हैं। वी कांट एक्चुअली क्लेम अभी भी कि 2026 अमेरिका का और या यूरोप का और एक पाकिस्तान जैसा का नहीं। बराबर है, या 100% हर केस में बराबर नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, और वो बिल्कुल। चीज़ें भी अब अनफॉर्चुनेटली एक्सपर्टीज रिलेटेड नहीं होती, वो इक्विपमेंट रिलेटेड होती हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की वजह से हो रही होती है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न वेस्कुलर सर्जरी जो आपका सवाल था, तो इस वक्त पाकिस्तान में बिल्कुल इट इज़ स्टार्टिंग टू ग्रो। ये अपनी, जिसको कहते हैं ना कि बर्थ के करीब है इस टाइम पे, ठीक है। बट इट इज़ हैपनिंग, और पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस ऑल ओवर पाकिस्तान आपको इस पर मिल जाएंगे। और आई एम वेरी प्राउड के लाहौर का वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट मॉडर्न क्लिनिक्स हम लोग रन कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ डॉक्टर हबीब खान जो कि एक अमेरिकन ट्रेंड वेस्कुलर सर्जन है। तो अब हम, मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा पीछे कुछ हालात में हम बहुत क्योंकि हम अच्छा अंडर परफॉर्म डेवलप करेंगे। कंट्रीज भी हैं ना, फिर उस तरह के कई मसाइल भी हैं, एक्सपर्टी तो मौजूद है। बिल्कुल।
लेकिन उस तरह के वो हाँ, एक्सपर्टीज से मतलब कॉस्ट, असल में ना जब इक्विपमेंट की बात होती है ना तनवीर भाई, फिर कॉस्ट्स मल्टीप्लाई हो रही होती है। और इन चीज़ों की अगर मैं स्पेशलाइज्ड कॉस्ट की, वो अगर किसी चीज़ की बात करूं कि यार अच्छा वो वाली मशीन रिक्वायर्ड है और उसके साथ हम ये कर लेते, तो उसमें पेशेंट को पर प्रोसीजर शायद कॉस्ट मिलियंस में फ़र्क पड़ जाए उसका। तो विच इज़ अ रेंज जो कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में वो अफोर्ड नहीं नहीं, कर सकते, हाँ, इट्स नॉट अफोर्डेबिलिटी का भी पॉसिबल। इशू। तो इस वजह से ये एक ऐसी फील्ड है जिसको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा हमारे बड़े अदारों ने और हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। और इस किस्म की रेडिकल चेंजेस जो है वो एक गवर्नमेंट बैकिंग टाइप एनवायरनमेंट में ही प्रोवाइड की जा सकती हैं फ्रैंकली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वक्त नेक्स्ट आई थिंक मॉडर्न वेस्कुलर सर्जरी को और ज़्यादा मॉडर्न होने के लिए हमें अपने गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट जितने भी सर सेटअप हैं वहाँ पे वेस्कुलरी और एंडोवेस्कुलर सर्जरी के डिपार्टमेंट्स तो मौजूद हैं। नहीं सर, माजरत, इस टाइम पे पंजाब के अंदर स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में मौजूद नहीं है, एक और में। किसी अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में सीएमएच हाँ जी, वगैरह। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मौजूद है। सीएमएच में आर्मी वालों का एक नेटवर्क है वेस्कुलर सर्जरी का, और प्राइवेट, और जिस तरह हम लोग भी प्राइवेट सेटअप में काम वहाँ कर पे रहे हैं, सारी चीज़ें मौजूद। तो वहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल अवेलेबल हैं। ठीक। सर वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर जो सर्जरी होती है, दोनों में अगर एक आम आदमी फ़र्क समझे तो कैसे समझे? आसान अल्फाज में मैं अगर इसको ना कंपेयर करता हूँ हार्ट डिजीज़ से, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के बारे में हमारी पॉपुलेशन जानती होती है ज़रा, जी बिल्कुल। तो उसमें एक इलाज था जो कि था स्टेंट डाल देना, एंजियोप्लास्टी कर देना। ये वाला जो अमल है जिसमें कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगता, एक पिन होल के ज़रिए आप सारा प्रोसीजर कर देते हैं, तो इसको एंडोवेस्कुलर सर्जरी कहते हैं। ठीक है। और जो दिल का बाईपास वाला सिस्टम था जिसमें बेहोश किया जाता है, चीरा लगाया जाता है, उसको हम ओपन वेस्कुलर सर्जरी कहते हैं। ठीक है। तो मॉडर्न वेस्कुलर सर्जरी जो है आइदर और नहीं है, असल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और इसी वजह से बाकी फील्ड्स के अंदर ये दोनों चीज़ों में दो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं जो इन दोनों मोडेलिटीज़ को कर रही होती हैं, दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर रही होती है। लेकिन पूरी दुनिया में वेस्कुलर सर्जरी, डेवलप्ड दुनिया में एक ही टीम होती है जो कि इसके ओपन सर्जरी और एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स दोनों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है। और बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको एट द सेम टाइम कुछ पोर्शन में सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, कुछ पोर्शन में एंडोवेस्कुलर रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में देना अक्सर औकात पेशेंट के लिए बेस्ट बेनिफिट में होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर ये देखा जाए कि कार्डियोलॉजिस्ट, वेस्कुलर सर्जन और एंडोवेस्कुलर सर्जन ये आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, तो ये ठीक होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कार्डियोलॉजिस्ट भी बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, दो वजूहात से। एक तो मैंने कहा ना, मेडिसिन में देखें ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो ऐसे? नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन यूएसए के अंदर, यूके के अंदर भी कुछ पेरिफेरल इंटरवेंशंस कार्डियोलॉजिस्ट करते होते हैं। और उस लिहाज से डेफिनेटली एक ओवरलैप है, जो भी वो प्रोसीजर होता है उसमें वो हमारे साथ लिंकअप कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बात, एक बहुत ज़्यादा एसोसिएशन हमारी इस वजह से है कि अक्सर औकात हमारे पेशेंट सेम होते हैं। ठीक है। वही पेशेंट जिसको दिल की बीमारी होती है उसको बहुत ज़्यादा चांस होता है लिम्स के अंदर, बाजुओं और टांगों के अंदर खून की रगों की बंदिश होने का, और एंड वाइस वर्सा। इसी तरह जो वेस्कुलर का पेशेंट है उसको डाउन द लाइन हार्ट डिजीज होने का बहुत चांस होता है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लोजली इंटरलिंक्ड लिंक्ड है है, आपस में। बहुत क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है। सर अगर आज के दौर की अगर हम बात करें कि कॉमन वेस्कुलर डिसऑर्डर आज के दिन में ये किस कैटेगरी के मरीज ज्यादा रिपोर्ट होते हैं? हम लोग इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मरीज तनवीर साहब ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो पेशेंट हैं जिनकी टांगें ख़तरे में होती हैं। ठीक है। ख़तरे से मुराद है कि उनको एकदम से यकदम खून की रुकावट हो जाती है टांग की आर्टरीज़ में, और उसकी वजह से उनकी टांग को कटने का खदशा होता है, ठीक है। ज़ाया होने का खदशा होता है। तो इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ तकलीफ़ हो रही होती है, और एक वो मरीज़ होते हैं जिनको थोड़ी सी गैंग्रीन डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी जिस्म का कोई आज़ा या उंगली ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो इन मरीज़ों का आजकल सबसे ज़्यादा हमारे पास कॉमनली आ रहे हैं पेशेंट, और बड़े मिजरेबल डिफ़िकल्ट पेशेंट्स होते हैं ये। इनको अक्सर औकात जो है साथ 2-3 बीमारियां और भी होती हैं, शुगर भी होती है, अक्सर औकात ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी भी होती है, और इसको इट्स क्वाइट अ चैलेंज इनको उस मुताबिक ट्रीट करना जिस तरह उनकी डिज़र्व करते हैं बेसिकली। ठीक है।
अच्छा सर, ये गैंग्रीन का आपने जिक्र किया, डायबिटिक, प्री डायबिटिक ओबीज पेशेंट के अंदर या क्रोनिक हार्ट डिजीज के अंदर भी हम देखते हैं इस तरह के पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। तो क्या गैंग्रीन के पेशेंट को वेस्कुलर सर्जन भी ट्रीट करते हैं? देखिए, मेरा इसमें ये एक इल्तिजा है, गैंग्रीन के जो मरीज़ हैं ना, वो पाकिस्तान में ना ज़रा सही अंडरस्टूड नहीं है। ठीक है, और इसमें मेरी थोड़ा सा गिला सिर्फ अवाम से नहीं, हमारे फेलो डॉक्टर से भी है। ठीक है। ठीक है, मैं ज़रा ना देखें खुल के बात करूँगा, मुझे नहीं नहीं, बिल्कुल वो उस तरह आती नहीं है। जिस भी पेशेंट को उंगली में गैंग्रीन डेवलप हो जाए, अनफॉर्चुनेटली उसको हर वो जगह पाँव से की हमें उंगली में हो, बताते हैं कि हाथ जी, की उंगली में हो, किसी भी जगह हो। हाँ, ठीक। तो हमने ये देखा है कि उनको यूजुअली कोई ना कोई डॉक्टर, कोई सर्जन, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको ये ज़रूर एडवाइस करता है कि आप ये उंगली कटवा लें, बिल्कुल, ज़ाया ऐसे करवा लें, एम्पुटेशन होगी इसकी। एम्पुटेशन होगी इसकी। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉज है मिसअंडरस्टैंडिंग की। ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको गाइडलाइंस के मुताबिक चलें या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक चलें, तो दोनों में इसमें बिल्कुल कोई 1% डाउट भी नहीं है कि ये वो मरीज़ होते हैं जिनके अंदर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ठीक है। इसमें पहले ब्लड सप्लाई को एड्रेस करना चाहिए और उसके बाद उंगली को रिमूव करना चाहिए। ठीक। ठीक है, ये सीक्वेंस बिल्कुल भी इन डाउट नहीं है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि जब उंगली अगर देखें ब्लैक हुई है, उसको ऑपरेट करवा लेते हैं, तो उसका ज़ख़म अक्सर औक़ात नहीं हील होता ठीक। और वो फिर ज़ख़म ब्लैक होना शुरू हो जाता है। एंड बाय द टाइम पेशेंट हमारे पास पहुंचता है कि अब इसकी ब्लड सप्लाई को देखें, तो वो ज़ख़म इतना बड़ा होता है और इतना हैविली इन्फेक्टेड होता है कि उस टाइम पे वो एक इंडिपेंडेंट कॉज बन जाती है कि इसकी टांग ज़ाया की जाए। उस वक्त फिर टांग की जगह वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर बन जाता है, उस वक्त पे एम्पुटेशन करना, और वो मेजर एम्पुटेशन होती है ठीक अनफॉर्चुनेटली। है। और ऑन दी अदर हैंड देखें, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि नहीं, हम अगर करते हैं तो कुछ मरीज़ हमारे ठीक भी हो जाते हैं उससे। ठीक है, अब इसके ऊपर इंटरनेशनल लिटरेचर और जो तहकीक है वो ये कहती है कि जिस मरीज़ का उस टाइम पे ज़ख़म ठीक हो जाता है, उनमें से 70% मरीज़ों का अगले 9 से 12 महीनों के अंदर एक मेजर एम्पुटेशन हो जाएगी, यानी करनी उनको एक पड़ती है मेजर टांग ज़ाया हो ऐसे जाएगी। ही। तो दैट इज़ टू हाई अ रिस्क, और वो टाइम होता है सही जिस वक्त ये कुछ किया जा सकता है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है तो वो इट्स टू लेट समटाइम्स, और वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है। कभी कभार वेरी यंग पेशेंट्स आते हैं, यंग से मुराद है 40s, मिड 40s में। ये वो उम्र होती है, आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोगों के, ऐसे ही। और मेल है तो ही विल बी एट द पीक ऑफ हिज लाइफ, वो अपने सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई होंगी, काम कर रहा होगा, या फीमेल है खुदा ना खास्ता, तो ओल्ड एज में भी देखी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये तो यंगर एज 35 और भी, 40 में हम देख रहे हैं लोगों को। हाँ, तो यंगर एज ग्रुप में भी अब देखना शुरू हो गए हैं। बड़ा हार्ट ब्रेकिंग होता है कभी कभार इन लोगों को ये खबर देना कि जी आपका पाँव अब नहीं बचाया जा सकेगा। क्योंकि वो एक फिंगर से शुरू हुआ हुआ काम सही ट्रीट अगर ना हो तो फिर एम्पुटेशन करते करते पूरी टांग ज़ाया जी हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर गैंग्रीन डेवलप होती है तो सबसे पहला जो डिसीजन है वो आपको वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जन के पास जाना चाहिए ताकि वो उसकी सप्लाई को बेहतर करे। बिल्कुल फिर अगर एम्पुटेशन होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए। बिल्कुल ये यानी बिल्कुल ट्रू एरिया है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना साइड ट्रैक है, कि अगर वो गैंग्रीन के अंदर इतनी शदीद इन्फेक्शन है कि वो ख़तरनाक है, तो फिर हम सोच सकते हैं एम्पुटेशन पहले की जाए। ठीक है। दैट इज़ द ओनली सिनेरियो। यानी बाकी उसमें उसके जब अलावा स्मेल पैदा होगी, बहुत ज्यादा खराब हो गया और हम्म, टाइम गुजर चुका, गोल्डन जी पीरियड जो है वो वेस्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ पे उसको रिमूव किया जा सकता है बिल्कुल वापस, बिल्कुल या रिवर्स हो सकती थी। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें हम दूसरा ये देखते हैं कि गैंग्रीन से मुतल्लिका ही पेशेंट की अगर हम एम्पुटेशन करते हैं एक साइड के ऊपर, फिर हमें वो थोड़ी देर के बाद, जैसे आपने कहा कि ऊपर करनी पड़ती है, अगर एंडोवेस्कुलर या वेस्कुलर सर्जरी को हम इन्वॉल्व कर लें तो क्या वो मेडिकली ट्रीट करेंगे या उसको सर्जरी के थ्रू ट्रीट करेंगे? इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकेशंस के कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनको फिर हम सिर्फ मेडिकली ट्रीट करते हैं ऑब्वियसली। और कुछ मरीज़ होते हैं जिनको एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर रिक्वायर्ड होता है, सर जिसको पिन होल सर्जरी कहते हैं। और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए सर्जरी भी रिक्वायर्ड हो सकती है। तो ये इसका डिसीजन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सर, इसको हम ब्रेक के बाद शुरू करते हैं। ठीक है। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सबीन नौफल हमारे साथ मौजूद होंगे और यहीं से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर सबीह नौफल, वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। और हम गुफ्तगू कर रहे थे कि गैंग्रीन जब डेवलप होती है तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसीजर इख्तियार करना पड़ता है और वेस्कुलर सर्जरी का उसमें क्या किरदार है। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट, हाँ, तो इसका मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको एंडोवेस्कुलर टेक्निक की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक पिन होल के ज़रिए खून की रगों की ट्रीटमेंट की जाती है। और एक तीसरा मेथड है जिसमें ओपन सर्जरी है, ओपन वेस्कुलर। तो ये 3 ऑप्शंस होती हैं। इनको आइसोलेटेड कोई एक यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट यही बात होती है कि ब्लड सप्लाई को हमने जितना बेहतर रिस्टोर कर सकते हैं उसको रिस्टोर करना ज़रूरी होता है। ठीक हो। अच्छा सर, जैसे ये कहा जाता है कि दिल से जो हिस्सा जितना ज्यादा दूर होता है वहाँ उतनी सप्लाई कम होती है, क्या ये हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है। जैसे पाँव है, हाथ है। हाँ, इसीलिए जो आपने देखा होगा, आपके भी इतना माशाल्लाह क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि गैंग्रीन जो होती है वो जिस्म के सबसे दूर वाले हिस्से से शुरू होती है। ऐसी तो वो फिंगर टिप से शुरू होती है। कभी कभार किसी मरीज को अगर वो टाइम पे नोट करे ना, तो टो की टिप के ऊपर एक ब्लैक डॉट शुरू होता है सबसे पहले। ठीक है। तो वो डॉट भी अगर पकड़ लिया जाए ना और टाइम पे इंटरवीन कर दिया जाए तो कभी कभार मरीज की बहुत लाइफ चेंज हो जाती है उसके साथ। कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। बिल्कुल। ठीक हो। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि कुछ जगह पे नीलापन शुरू हो जाता है, हाथों और पाँव की फिंगर्स का नीला होना। क्या ये भी इसी वेस्कुलर के सिस्टम के साथ ही अटैच होता है? जी बिल्कुल। अब ये दो ज़रा थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। हाथों की असल में ना बीमारियों का स्पेक्ट्रम बिल्कुल और होता है ठीक एज है। कम्पेयर टू द लोअर लिम्ब ना। तो टांगों की हम इसलिए फ्रीक्वेंटली बात करते हैं, वो ज़्यादा कॉमनली देखी ठीक जाती है। है। हाथों में जो एक सबसे कॉमन मेरे पास देखे जाते हैं मरीज, उनके अंदर एक और ओवरलैपिंग डिजीज होती है जिसको कहते हैं वेस्कुलाइटिस। ठीक है। ठीक है, तो वेस्कुलाइटिस होती है खून की रगों की सोजिश की बीमारी। ठीक है। वो भी सवेयर फॉर्म में गैंग्रीन कर सकती है। उसकी भी ट्रीटमेंट एंडोवेस्कुलर या ओपन सर्जरी के ज़रिए की जा सकती है। ठीक। लेकिन इसमें इस मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि इसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसके बाद इसको वेस्कुलाइटिस की मेडिकल ट्रीटमेंट की जाए सबसे पहले। ठीक है। अगर उसको मेडिकली ऑप्टिमाइज किए बगैर सर्जरी कर दी जाएगी तो जो रगें खुली हुई हैं वो भी बंद हो जाएंगी, खुदा न खास्ता। ठीक है। ठीक है, तो इस वजह से ये हाथों के अंदर और तरह से नज़र आता है। और टांगों के अंदर यस, जब खून की सप्लाई कम होती है तो उसमें फेजेस होते हैं। पहले वाइट हो जाती है, फिर थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है, फिर ज़रा थोड़ा सा रेडिश तेज होता है और फिर उसके बाद ज़ाया होने की तरफ आती है। तो ये फेजेस ऑफ कलर्स होते हैं जो खून की कमी की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक हो। अच्छा सर, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें कि वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, तो वो क्या है? कॉम्प्लिकेशन देखें, दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस इसमें बहुत ज़्यादा अहम है जो कि तकलीफ दे होती हैं। उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इनको कहते हैं मेल या मेस। ठीक। सो मेल इज़ मेजर एडवर्स लिम्ब इवेंट, मतलब कि टांग की प्रोसीजर किया जाए और उसके बाद कोई मेजर इवेंट हो, कोई ब्लड वेसल हमने ओपन किया है वो दोबारा से शट डाउन हो जाए, कोई स्टेंट प्लेस किया है, स्टेंट के अंदर क्लॉट हो जाए और इन सारी चीज़ों की वजह से टांग खुदा न खास्ता ज़ाया हो जाए। ठीक। और दूसरी जो ग्रुप है जिसमें प्रॉब्लम होती है वो मेस है, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। ठीक। तो उसमें मतलब कि कोई मेजर दिल का अटैक खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये मैंने जैसे शुरू में बताया कि ये पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट्स हैं और ओवरलैप कर रहे होते हैं। बहुत सारे मरीजों को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओल्ड एज, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो कि नोन है वर्ल्ड ओवर के ये हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इस वजह से एक पेशेंट जो कि कभी भी लिम्ब इस्कीमिया के साथ, यानी टांग के खून की रगों के अटैक के साथ दाखिल हुआ है, तो उसको हार्ट अटैक का होने का स्टेटिस्टिकली उतना ही चांस है जितना एक पेशेंट हार्ट अटैक के साथ दाखिल हुआ हो मरीज में उसको दूसरा अटैक होने का चांस है। ठीक है। ठीक है ना, तो इट्स वेरी वेरी क्लोज। और ये दो मेन ग्रुप्स हैं। बाकी उसके अलावा कुछ छोटी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं एंडोवेस्कुलर के अंदर। जिस जगह से वो सुई डाली जाती है या हम इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं उस एरिया के अंदर कोई ब्लीडिंग हो जाए या थोड़ा सा खून इकट्ठा हो जाए, पेन होए पेशेंट को, इन्फेक्शन हो जाए। और जो ओपन सर्जरी है उसके अपने हर जगह जख्म के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हील ना होना जख्म का। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये
प्रॉब्लम होती है। ठीक हो गया। और सर ये जो सर्जरी होती है वेस्कुलर और एंडोवेस्कुलर सर्जरी, ये डे केयर होती है, पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, कितना पेनफुल प्रोसीजर है? जो एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है। वो पेशेंट जो है सुबह के टाइम हॉस्पिटल आता है और प्रोसीजर ख़त्म होने के 8 से 10 घंटे के बाद उसको हम घर भिजवा देते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, नॉट ऑल, कुछ कुछ पेशेंट्स को हमें दाखिल रखना पड़ जाता है। और जो ओपन सर्जरी है उसका ऑपोजिटली ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा स्टे होता है, उनको 2-3 दिन यूजुअली स्टे करना पड़ता है। ठीक। अगर कोई मेजर प्रोसीजर हुआ हो, छोटे प्रोसीजर डे केस भी हो सकते हैं तो, लेकिन मेजर प्रोसीजर जो है वो इसी तरीके से 2-3 दिन स्टे होता है। उसमें कट्स लगते हैं, बेहोश करना पड़ता है, सोया सुन करना पड़ता है जिस्म के हिस्से को ऑपरेट करने से पहले। तो इस वजह, इन सारी वजूहात की वजह से उनका हॉस्पिटल स्टे ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। सर ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों में वेस्कुलर डिजीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जी, ब्लड प्रेशर और शुगर, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, इन सारों के अंदर जो है खून की रगों की बीमारी होने का चांस ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। और ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो भी इसकी खास जी। मोटापा भी बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता है दोनों एंड्स के ऊपर। वेन्स की बीमारी भी उनके अंदर बहुत कॉमनली होती है और आर्टरीज की बीमारी। ठीक हो। अच्छा सर, अगर हम आर्टरी डिजीज की बात करें तो एक आम आदमी की नज़र में ये कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? सबसे कॉमनली जो बीमारियां हैं ये जो हमारी देखी जाती हैं, उसमें पाँव की, शुगर के मरीज़ होते हैं जिनके पाँव ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या ज़ख़म बन जाते हैं। तो एक ज़ख़म जो कि 2 से 3 महीने के अंदर ठीक नहीं हो रहा, वो भी लेबल्ड एज लिम्ब इस्कीमिया होता है और उसकी ब्लड सप्लाई इम्प्रूव करनी होती है। तो उसके अलावा जिनके अंदर गैंग्रीन डेवलप हो जाए, और लास्टली ये जो ग्रुप होता है जिनको यकदम किसी भी बाजू में या टांग में शदीद दर्द के साथ उनका पाँव या टांग सो जाए या ठंडा हो जाए, तो ये पेशेंट्स होते हैं जिनको वैस्कुलर सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अगर सर अर्ली स्टेज के ऊपर हम वेस्कुलर डिजीज को रिकवर करना चाहें या देखना चाहें तो इसकी क्या ऐसी अलामात होती हैं जो आम आदमी समझे और फौरी वेस्कुलर सर्जन के पास जाए? कभी कभार ना इसकी अलामात नमूदार नहीं होती, ठीक है। और इस वजह से इस पे जो अमेरिकन गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि मरीज़ों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, स्क्रीनिंग बड़ा आसान है, सिंपल, एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट के ज़रिए और वैस्कुलर सर्जन से कंसल्टेशन के ज़रिए हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन मरीज़ों को एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को चेक करने के लिए ना। और गाइडलाइंस, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है कि कोई भी पेशेंट जो उसको स्मोकर है, मोर देन 50 ईयर ओल्ड है, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की प्रीवियस बीमारी, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, गुर्दे की बीमारी होनी, इन सारों में से किसी भी पेशेंट के अंदर अगर 2 रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं तो उसको हर 3 साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग ज़रूर करवानी चाहिए वैस्कुलर डिजीज़ की। ठीक है, फिर इसी तरह जापान के अंदर गवर्नमेंट ने वैस्कुलर डिजीज़ स्क्रीनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें वो एक वाउचर अपनी सारी पॉपुलेशन को मेल करते हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं, यूजुअली 50 टू 55 प्लस के मरीज़ होते हैं, और वो उस वाउचर के अगेंस्ट अपने करीब तरीन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके एक अपना अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग स्कैन कराते हैं हेड टू टो, जिसमें उनकी मुख्तलिफ शह रग से लेके पेट की, खून की रग, बाजुओं की, टांगों की, इन सारों की असेसमेंट करके वो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड इस तरह बच रही है। ये ज़रा एक डिफ़िकल्ट काम है लेकिन इसका सही तरीका यही है आजकल। ठीक हो। अच्छा सर, अगर हम डाइट इन वेस्कुलर डिजीज की बात करें कि वेस्कुलर डिजीज में कौन सी ऐसी खुराक है जो उसको महफूज बना सकती है, तो वो क्या होगी? डाइट देखें, सबसे पहले मैं एक ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ना हमारी पॉपुलेशन डाइट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। कभी कभार उतना भी ज़्यादा बिलीफ ज़रूरी नहीं होता कि वो कोई मिरेकल ट्रीटमेंट उसमें नहीं है। हाँ, हेल्दी डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लेने का डेफिनेटली एडवांटेज है, लेकिन जब कोई डिजीज होगी उसका इलाज कराना जरूरी है। हाँ, उसका इलाज कराना ज़रूरी है। आमतौर पे डाइट से इलाज नहीं होते। बिल्कुल, ये सही है। ठीक है, तो डाइट में जो दूसरी जनरल बात मैं करना चाहूँगा इस सारे के ऊपर, ये जनरल बात है कि मुनासबत के साथ तकरीबन सब कुछ ठीक है और ज़्यादती कर दें तो तकरीबन सब कुछ ही नुकसानदेह है। ठीक है, और इस सारे के साथ हेल्दी डाइट का मेंटेन करते हुए हम लोग जनरली, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो चीज़ें हमारी लोकल डाइट में ज़रा ज़्यादा हैं और नुकसानदेह हैं, उनमें चावल, चीनी, चिकनाई,
नान और वाइट रोटी। पॉइजन जितने भी। हाँ ठीक है, आलू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। फिर हमारे वेजिटेबल ऑयल्स, वो भी मुझे लगता है कि कुछ सिनेरियोज में अच्छी क्वालिटी के नहीं यूज़ हो रहे होते, ऐसे जिसकी ही। वजह से बीमारी हो रही होती है। और लास्टली हमारा सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो नमक हम लोग एज अ कल्चर अनबिलीवेबल लेवल्स यूज़ ज्यादा कर रहे लेते हैं। हैं। तो इसके ऊपर भी बाहर गोरों ने स्पाइसी और स्टडीज़ की। नमकीन चीजें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो इस पे स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई हैं लोकल पाकिस्तानी पॉपुलेशन के ऊपर यूके में। तो कुछ लोग कहते थे कि अप टू 200 टाइम्स द एफडीए अप्रूव्ड लिमिट लोग नमक इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये इन जनरल वो है। बाकी जो कॉमन पॉइजन्स हैं उनको अवॉइड करना, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना, बैलेंस्ड डाइट रखना। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं होता कि शाम को एक दफ़ा थोड़ी सी सब्जी खा ली, फ्रूट खा लिया और वॉक कर ली। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और उनको फैट्स मेंटेन को, करके। हाँ, सही रेशोज में इस्तेमाल करना है। कोई एक भी चीज़, फैट्स बहुत ज़्यादा होएगी, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होंगे या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होंगे तो वो नुकसानदेह है, डेफिनेटली आपको वो फिर डिजीज देगा। तो ठीक इस है। बैलेंस को मेंटेन करके हेल्दी लिविंग की तरफ जाया जा तो सकता सर फाइबर का इंटेक है। वेस्कुलर डिजीज में कमी ला सकता है? हाँ जी, फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि फाइबर डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ठीक। और कोलेस्ट्रॉल ही मेन कल्प्रिट है जो कि आपके जो खून की नालियों में बंदिश हो रही है उसके अंदर डिपॉजिट होके जा रहा होता है। ठीक। तो उसलिए उसके इस्तेमाल से बहुत फ़र्क पड़ सकता है, शुगर बेहतर होती है पेशेंट की। तो डेफिनेटली फाइबर अच्छा होना हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट का कॉम्पोनेंट है। ठीक। सर वो लोग जो कहते हैं हम किसी तरह का ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, हम तो देसी घी और मक्खन और दूध दही का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनमें वेस्कुलर डिजीज ज्यादा होने का खतरा है या नॉर्मल रहते हैं वो? देखें, कंपैरेटिव टर्म्स की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, ये आप ज़रा डेप्थ में चले गए, ये है तो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट का क्वेश्चन। लेकिन चले, मेरा थोड़ा सा इस पर शौक है। मैं ये ज़रूर कमेंट कर सकता हूँ कि हाँ, जो नेचुरली अकरिंग ऑयल्स हैं वो वेजिटेबल ऑयल से बेहतर है। ठीक है। ठीक है, तो उनसे ये ज़रा बेहतर है। ठीक है। ठीक है, तो वो ठीक है। और सेकंड बात इसमें ये है कि हाँ, आप देसी घी या मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी रेगुलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा ये बात होती है डीवीटी और पीई, यानी फेफड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है या डीप वेन्स की कोई इश्यूज है, तो फेफड़ों में भी कोई वेस्कुलर सर्जरी का रोल होता है? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ना ये दो ऐसी ना एसोसिएटेड डिजीजेस हैं। और आप भी जानते होंगे, स्टूडेंट्स को हम आजकल पढ़ाते हैं तो इनको इकट्ठा करके पढ़ा देते होते हैं अक्सर ऐसे ही। औकात। ठीक है, तो डीवीटी गहरी रगों के अंदर खून का क्लॉट बनना है। और उसका एक आगे कॉम्प्लिकेशन होती है कि वो क्लॉट अगर टूट के फेफड़ों में चला जाए तो वो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म पी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ समझने वाली ज़रूरी है कि डीवीटी के मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकती है ना। अब इसकी एक एक एरिया है टांग की वेन का जिसको कहते हैं इलियक वेन्स। ठीक। इलियक वेन वो वाला हिस्सा है टांग की खून की रग का जो पेट के पीछे छुपा हुआ है। ठीक। कोई 20 से 25 सेंटीमीटर का एरिया होता है। यहाँ की डीवीटी सबसे ज़्यादा खतरनाक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की खातिर। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली डीवीटी है जो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉपुलेशन में अक्सर मिस हो जाती है। ठीक है। मिस इसलिए होती है क्योंकि अल्ट्रासाउंड इस जगह को देख नहीं सकती। ठीक। तो अल्ट्रासाउंड टांग का किया जाता है, वो स्वेलिंग होती है, लेकिन टांग वाला अल्ट्रासाउंड क्लियर आ जाता है। तो इसलिए ये कभी कभार मिस हो जाती है। ठीक। अच्छा, दूसरी इसमें अहम बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो उनको डीवीटी होती है उनकी मेडिकल मैनेजमेंट की जाती है दवाइयों के जरिए ना। इस वजह से बहुत सारे ये डीवीटी, आपको पता ही है, पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं जो वैस्कुलर सर्जन तक पहुंचते हैं। जी। बहुत सारे पेशेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे लोग ट्रीट कर रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो उसमें बस सिर्फ ये मेरी एक इनपुट है कि जो इलियक वेन की डीवीटी है वो मेडिकली मैनेज नहीं करनी होती है। ठीक है। ठीक है, उसके लिए प्रोसीजर करके उसका जो क्लॉट बना होता है उस क्लॉट को, एक क्लॉट मेल्टिंग दवाई होती है हमारे पास जिसको टीपीए कहते हैं, ठीक। तो वो इस्तेमाल करके क्लॉट को रिमूव करने का बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली, और दूसरा इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये होने के पहले 12 से 14 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा देर हो जाए तो वो क्लॉट इतना सख्त हो के जकड़ जाता है जगह पे कि वो क्लॉट फिर मेल्ट नहीं हो पाता। ठीक है। ठीक है, तो ये वाले एक डीवीटी का ग्रुप है,
यही पेशेंट्स हैं जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सबसे ज़्यादा चांस है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप जानते हैं कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल वैसे ही सकती है। बिल्कुल तो इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है ठीक और टाइम पे इनको ट्रीट करना, क्योंकि इनका थोड़ा सा मुख्तलिफ ट्रीटमेंट है एज कम्पेयर टू ऑलमोस्ट ऑल दी अदर केसेस ऑफ डीवीटी। ठीक हो गया सर। फालज, स्ट्रोक और वेस्कुलर सर्जरी, इनका आपस में कोई लिंक है? हाँ जी बिल्कुल, फालिज वाले पेशेंट्स का एक बहुत अहम लिंक है हमारे साथ। जितने भी मरीज़ों जिनको फालिज हो रहा होता है, अगर हम उनको टोटल देखें तो उनमें से 35 से 40% ऐसे मरीज़ होंगे जिनके शह रग के अंदर, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, गर्दन के अंदर, वहाँ पे एक रुकावट होती है ठीक और उस रुकावट की वजह से स्ट्रोक हुआ होता है। ठीक ठीक है, तो इन मरीज़ों के अंदर कैरोटिड को, शह रग को ठीक करना, फिक्स करना, चाहे सर्जरी के ज़रिए या स्टेंट के ज़रिए, ये दोनों ऑप्शंस एक मॉडर्न वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन ऑफर करता है। ठीक और इसमें भी जो इस टाइम पे दुनिया की लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं टी-कार। ठीक मतलब ये वंस अगेन सर्जरी और एंडोवैस्कुलर का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें कैरोटिड आर्टरी के अंदर डायरेक्ट स्टेंट डाला जाता है। ठीक तो ये भी प्रोसीजर इस टाइम पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पहली टीम है जो ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, टी-कार पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। इसका मेन दूसरी बात जो एक बड़ी ज़रूरी बात समझनी होती है कि इसका डायरेक्ट उस वक्त जो पेशेंट की कंडीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक लेकिन फ्यूचर में दोबारा स्ट्रोक ना हो, दोबारा फालिज का अटैक ना हो, उससे बचाव के लिए ये किया जाता है। ठीक हो गया। और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान। ठीक हो सर, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। Yeah. बेशुमार सवाल मौजूद थे जिसको मजीद हम आगे कर सकते थे, लेकिन जब आप स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशन होती है। हमारे पास आखिरी 30 सेकंड्स हैं। डॉक्टर सबीह नौफल का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को जितना हेल्दी बना सकते हैं बनाने की कोशिश करें, और उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है बीमारियों को कंट्रोल रखना, दूसरा कंपोनेंट है हेल्दी डाइट रखना, और तीसरा कंपोनेंट है अच्छी एक्सरसाइज करना। शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर सबीह नौफल हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ सर के सामने रखें और कोशिश करें कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आपकी जर्नी, कोई किसी भी तरह की क्यूरी थ्योरी, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हो या हमें राय देना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आइए। नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है और हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है। और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिए गए कमेंट्स की राय को मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपने एक्सपर्ट को बुलाएं और आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे, डॉक्टर सबीह नौफल और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।